Hi student, welcome in the second lecture of work, power and energy, and you can download the notes of trick lecture of work, power and energy from exam.com/12737। तो इस लेक्चर में हम वर्क, पावर एंड एनर्जी थ्योरम की ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और आप इसके जो लेक्चर हैं वो exam.com/12737 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ तक वर्क, पावर, एनर्जी की चैप्टर वाले क्वेश्चन की बात है, आपको 1 to 2 क्वेश्चन हर ईयर ही आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। सिंपल वर्क पूछेगा या एनर्जी या पावर, इन तीन चीज़ों से ही वो डेविएट ज़्यादा नहीं होता है, वो ही सारी चीज़ें घुमा फिरा के पूछती हैं। या कई सारे ईयर्स में इस वाले चैप्टर से कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते, तो फिर भी अगर आए क्वेश्चन तो भी बहुत इजी है। और अगर इसका क्वेश्चन आया तो आप उसको करके आएँ, यही हमारे इस लेक्चर को लेने का मेन मोटिव है। तो जैसे जैसे इस लेक्चर को फाइनल करूँगा मैं, आप खुद में एक कॉन्फिडेंट पाएंगे कि आप एनडीए क्वेश्चन कर पा रहे हैं जो हमने ट्रिक्स बताई हैं उसको करने के बाद। इसको करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने जो हमारा रिवीजन वाला लेक्चर है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करी हैं, वो वाला लेक्चर हमने देख रखा हुआ आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लेते हैं ट्रिक्स ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी में पहली लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क। वर्क की कैलकुलेशन करना। तो वर्क वाला जैसे फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, वर्क आपका होती है स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट डी एस, एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, बट थीटा इज द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस एंड द फोर्स ऑफ एफ। तो एफ और एस के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो वो सारी चीज होती है। ये 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ ERG या 1 जूल मीटर इक्वल टू 9.8, ये सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन है। और थीटा के रिस्पेक्टिव में वर्क पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। नेगेटिव वर्क का मतलब कुछ भी नहीं है। नेगेटिव वर्क का मतलब यही है कि जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, फोर्स की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब वो जो आपका फोर्स आएगा वो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो चलिए लेते हैं कुछ एनडीए क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है इस पर वर्क पर, वो भी बहुत इजी। अगर आप खुद करना चाहेंगे तो एफ एस कॉस थीटा से वो बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्क इज नॉट डन व्हेन। वर्क कब नहीं किया जाता है, जब वर्क इज नॉट डन। अगर वर्क कोई नहीं होगा तो वर्क मतलब जीरो। वर्क इज नॉट डन का मतलब यही है कि वर्क नहीं हो, मतलब वर्क जीरो। अब वर्क जीरो जीरो कब कब होता है बेटा, अगर मैं जीरो करूं एफ एस कॉस थीटा को, तो या फोर्स जीरो या डिस्प्लेसमेंट जीरो या आपका कॉस थीटा जीरो। कॉस थीटा कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, कॉस थीटा आपका जीरो होता है π/2 या 90 डिग्री पर। चलिए आपको पूछा है कि वर्क कहाँ पर नहीं हो रहा है। पहला है ए मैन इज वॉकिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद ए लोड ऑन हिज हेड। एक मैन है, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड पर वॉक कर रहा है। अगर बेटा वॉक कर रहा है तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगा और अपने हेड पर इसने लोड उठाया हुआ है। अच्छा, मेरा मैन थोड़ी देर चलने के बाद छोटा हो गया है, वो आप समझ जाए कि वो इक्वली होगा। तो ये जो होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, अगर सपोज इधर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर लगेगा ये। और बेटा जो फोर्स होगा वो ये वाला जो लोड होगा ये इसे नीचे पुल कर रहा होगा, लेकिन इसका रिएक्शन बेटा क्या होगा, ऊपर होगा। तो इसका रिएक्शन भी ऊपर होगा। तो इस तरफ फोर्स ऊपर है और एस वेक्टर नीचे है हॉरिजॉन्टल। तो बेटा थीटा क्या है यहाँ पर 90। बस आप कैसे भी कर लें, एफ एस कॉस 90, मतलब आपका जो वर्क हो गया वो जीरो हो गया, W इक्वल्स टू जीरो। तो फोर्स एंड ये जब भी आपके 90 आ जाए तो वर्क आपका जीरो। दूसरा बोला हुआ है बेटा ए मैन इज क्लिम्बिंग अप ए हिल विद ए लोड ऑन हिज हेड। क्लिम्बिंग अप ए हिल और हॉरिजॉन्टल रोड चलने में क्या अंतर है बेटा। पहले हिल का मैं शेप बनाता हूँ, ये हिल है। अब अगर मैन
क्लिम कर रहा है इस पर, इसका मतलब मैन पहले यहाँ था, फिर बेटा यहाँ कहीं पर होगा, इस पर क्लिम कर रहा है, लोड इसके सर पर ही है, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा। बेटा इस केस में अगर मैं ले तो इस केस में तो चलो ये रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, लेकिन इस केस में बेटा कुछ ना कुछ एंगल वो होगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये आ जाएगा एस और ये आपका एफ वेक्टर आएगा, मतलब ये थीटा इस केस में 90 नहीं होगा। अगर थीटा 90 नहीं होगा तो वर्क की बेटा एफ एस कॉस थीटा कुछ वैल्यू आएगी, मतलब वर्क डन जो आपका होगा वो जीरो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे W इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि F और S जो है वो 90 पर नहीं होंगे दूसरी केस में। तीसरा बोला है मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मून जो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तब। अगर बेटा मून सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ओ सॉरी अर्थ के, तो सपोज दैट ये मैंने अर्थ एज्यूम कर ली, ये मेरा मून है, अब ये रिवॉल्व कर रहा है। अब बेटा जब अगर मैंने यहां से लिया तो ds अगर मैं वेक्टर लूं तो ds क्या होगी, क्योंकि ये लौट के वहीं पर आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा इसका जीरो, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो f इंटू एस कॉस थीटा, मतलब अगर ऐसे ही जीरो हो गया तो ये टोटल वर्क डन आपका आ गया जीरो। तो ये वाला केस आ गया, तो ये वाला भी वर्क डन जीरो है, इस वाले केस में भी आपका वर्क डन जीरो है। आपका जो आंसर आ गया फर्स्ट एंड 3 आपका आंसर आ गया ए। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है और उस क्वेश्चन में आप उसने देखिए सारी चीजें डिस्कस कर ली। कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर कोई फोर्स ही ना लगता हो तो वहां भी वर्क डन जीरो, मतलब पहले उसने पूछ लिया थीटा 90 करके फिर जीरो हो गया, अब एस जीरो करके पूछ लिया फिर जीरो हो गया, दूसरे केस में नहीं होगा और वो इसलिए ऑप्शन भी वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बेटा उसने सारी चीजें डिस्कस कर ली, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखने होंगे, आप क्वेश्चन बहुत इजीली करके ले जाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी बेटा आती है काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या डिस्कस करी थी, हाफ mv²। अगर आपको कभी मोमेंटम के फॉर्मेट में दी हो तो हाफ p² अपॉन m, या हम कभी कभी मोमेंटम को ऐसे भी लिख लेते हैं मोमेंटम इक्वल्स टू 2km स्क्वायर रूट 2km। तो ये वाले फॉर्मूले हमने पढ़े थे। और अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी हो तो ये आती है हर पार्टिकल के लिए अलग अलग। तो चलिए क्वेश्चन इस पर बेस डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, अगर एक लाइट बॉडी है एंड एक हैवी बॉडी है इक्वल मोमेंटम रख रही हैं, तो आपको क्या बोला हुआ है, लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन हैवियर बॉडी। जो लाइट वाली बॉडी है वो, या लाइटर बॉडी हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो आपको काइनेटिक एनर्जी में डिफ्रेंशिएट करवा रहा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो अगर मैं बेटा निकालूं के लाइटर बॉडी के लिए मैं क्या लिखूंगा हाफ, अब क्योंकि मुझे मोमेंटम बेटा इक्वल हुआ है तो मैं मोमेंटम वाला फॉर्मूला याद करूं रखूंगा, के लाइटर का स्क्वायर अपॉन एम लाइट वाला, फिर के हैवियर बेटा मैं क्या लिखूंगा पी हैवियर अपॉन एम हैवियर। अब बेटा ये वाली दोनों इक्वल है तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो मेरा आ जाएगा के लाइट अपॉन के हैवियर इक्वल्स टू एम हैवियर अपॉन एम लाइट। या मैं कहूं बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो एनर्जी है वो आपकी 1 अपॉन प्रोपोर्शनल टू एम है, अगर आपका जो पी है वो कांस्टेंट है। तो आपको क्या बोला हुआ है, इफ लाइटर बॉडी एंड देन द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो लाइटर बॉडी है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रखेगी, जिसका मास कम है वो ज्यादा एनर्जी रखेगी, ये बात बेटा सही है। एंड देन हैवियर बॉडी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है, या हम बेटा यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे इन्होंने किया है E1 अपॉन E2 M1 अपॉन M2, तो अगर M2 M1 से बड़ा है तो
जो E2 है वो आपका छोटा ही होगा E1 से। या हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो जो लाइटर बॉडी होगी वो हैवियर काइनेटिक एनर्जी रखेगी। तो बाकी सारे ऑप्शंस बेटा गलत ही होंगे, बाकी सारी चीज़ों को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाला भी गलत है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम वैसे ही गलत है, और इक्वल एनर्जी होंगी नहीं, तो आपका यही सही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो। तो इससे मैं क्लियर कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है बेटा एनडीए 2007 का, एरर्स का बेसिकली थोड़ा सा इसमें यूज किया गया है। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाई 5%, जो मोमेंटम है वो मैंने बेटा इंटू 5% से इंक्रीज कर दिया। व्हाट परसेंटेज शैल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी किस परसेंटेज में उसकी इंक्रीज होनी चाहिए। बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको पता है मैंने किया था, तो अगर एरर्स वाला जैसे हम चैप्टर पढ़ते थे, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करके परसेंटाइल एरर इसकी लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, ये इक्वल्स टू हाफ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो अब बेटा बोला कि मोमेंटम 5% से इंक्रीज किया जाता है, मतलब ये मेरा 5% इक्वल्स टू हाफ डेल्टा ई, ओ सॉरी ये आपका ई आएगा, यहाँ पर ई रख दें या हम के रख दें, बात एक ही है। तो डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 आपका क्या आएगा बेटा 10%, मतलब एनर्जी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इंक्रीज होगा, वो 10% से बेटा इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, बस आपको बेसिक एरर्स वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मुझे डिफ्रेंशिएट करके कैसे लिख दिया, ये आपका एरर्स का कॉन्सेप्ट आया और मैंने फिर उसको बस 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा अब इतने इजी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो खुद ही शॉक रह जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज एस्पेक्ट अपॉन द कांस्टेंट फोर्स, इनिशियली रेस्ट में और कांस्टेंट फोर्स मैंने उस पर अप्लाई किया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज linearly with square root of time, linearly with time, the rate of change of its kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं सर हाफ mv²। अब आपको बोला हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, बेटा कुछ भी नहीं, आपको द रेट ऑफ चेंज पूछा है, यानी डी के अपॉन डी टी पूछा है। तो मैं सिंपल इसको, अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को ई लिख दूं तो मैं सिंपल इसको डी ई अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, मतलब ई अपॉन टी, अगर ये थोड़े से बड़े टाइम इंटरवल के लिए ले लूँ, और तो ये जो प्रोपोर्शनल आ जाएगा वो 1 अपॉन टी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज पी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी आपको इतना ज़्यादा टफ नहीं था, बस 1 अपॉन टी कर देना है। अब क्योंकि ई जो है वो मोमेंटम P इक्वल्स टू एम बी के कारण कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसी कारण वो जो T आ जाएगा उसके कारण ही वेरी होगा उसका रेट ऑफ चेंज। तो ये बेटा एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो एंड दीज। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बेटा वो डिफ्रेंशिएट करवा रहा है। अगर एक चार्ज जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो बेटा सबसे पहले तो अगर सपोज बी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर। अब बेटा आप इसमें खुद ही मुझे बता दो कि ये वाली जो चीज़ है ये कभी निगेटिव हो सकती है, हाफ कभी निगेटिव नहीं होगा, मास उसका कभी निगेटिव नहीं होगा, और v वेलोसिटी निगेटिव हो जाती है लेकिन इसका स्क्वायर है, तो इसीलिए ये वाली चीज भी कभी निगेटिव नहीं रहेगी। तो चाहे वो धीरे चले, चाहे स्लो चले, चाहे स्लो चल के धीरे चले, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगी।
पोटेंशियल एनर्जी में mgh होता है, तो h के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो निगेटिव हो सकती है। एक h से अगर हम नीचे वाला लें और इसके ऊपर वाला h पोटेंशियल एनर्जी के लिए पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो बेटा है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो पहला ऑप्शन ही खुद ही सही हो जाएगा, इसमें कोई वो ही नहीं है। अच्छा, फिर आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड द काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो, ये ऑप्शन गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो कब होगी? जब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेता हूँ और इसके नीचे का मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, तो एम जी ऑफ माइनस एच, तो माइनस ऑफ एम जी एच, ये लेस देन जीरो आई। लेकिन अगर मैं ऊपर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ एच, तो क्या आएगा आपका एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है हमारा और कहाँ वो पार्टिकल है, बस आपको बताया गया कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली। तो हर केस में हालांकि नेगेटिव होगी लेकिन पॉजिटिव भी हो सकती है, तो हर केस में मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं यहाँ कोई भी चीज नहीं कह सकता। तो इसीलिए जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा है एक और क्वेश्चन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिए हुए और आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। तो इससे इजी तो बेटा क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, बस आपको बोला हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी सबकी इक्वल है। तो हाउ कैन दी पार्टिकल अरेंज इंक्रीजिंग ऑफ देयर वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मैंने ये इक्वल कर दी। अब आपको पूछा होगा वेलोसिटी किस तरह से, तो m इंटू बी, ये वाले दोनों कांस्टेंट होंगे, मतलब m इज एंटी प्रोपोर्शनल टू b या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो जिसका m ज्यादा होगा उसकी b उसका सबसे कम होगा। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा है, अब डिस्कस करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम जी एच, और इफ बॉडी इज रेज टू ए हाइट h, then the change in the potential energy will be mgh 1 plus h upon r is the radius of earth। तो इस वाले फॉर्मूले का बहुत कम ही यूज होता है। फिलहाल एनडीए 2016 का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। ए बॉडी हैज फ्री फॉल फ्रॉम 20 मीटर, 20 मीटर से कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, नीचे गिर रही है। बहुत सही बेटा, नीचे गिर रही है, अब वैसे भी ऊपर से तो जाने से रही। आफ्टर फॉलिंग थ्रो ए डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर के गिरने के बाद, ये सपोज 5 मीटर गिर गई तो नीचे कितनी डिस्टेंस रह गई होगी, अभी 15 मीटर नीचे रह गई होगी। देन द बॉडी वुड, तो लॉस 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी एंड ये तो कितनी एनर्जी लॉस कर देगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर निकाल लेते हैं इसकी एम जी एच, एम जी इंटू 20 यानी 20 एम जी या 20 माजी। अब 20 माजी यहाँ पर, सॉरी एम जी यहाँ पर आ गया। फिर आपको क्या बोला कि अब 5 मीटर गिरने के बाद, 5 मीटर गिरने के बाद 15 आ गया, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी आई, 15 एम जी, 20 एम जी। अब बेटा फॉल कितने का हो गया इसमें, 20 से 15 रह गई, मतलब 5 mg का मेरे फॉल आ गया। अब 5 mg का फॉल आ गया तो मुझे बताना 1/4 क्या, तो पहले बेटा कितनी थी 20, अब रह गई 5, इसका मतलब 1/4 mg का इसमें लॉस आ गया। यहाँ से यहाँ तक गिरने में 1/4 5 mg गिरी, तो 5 mg 20 mg कितना है, 1/4 का आपका इसका लॉस आ गया। तो लॉस ऑफ 1/4, ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि U1 मैंने ऊपर मान ली 20 mg, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं कह सकता, वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे आपने पढ़ी है, U1 इंटू K1 इक्वल्स टू U2 प्लस K2, या क्या आता है आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल्स टू 0। तो दोनों, तो बेटा वर्क एनर्जी पावर से भी यही देख सकते हैं, ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी वो आपकी 20 mg होगी, फिर 5 मीटर गिरने के बाद 15 mg आपकी रह जाएगी, लॉस आपका 5 का होगा, और जो वो लॉस होगा 1/4 ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है एनडीए 2010 का क्वेश्चन है। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की गई, ये आपको मैंने थ्रो कर दिया, ये थोड़े एरो बना दे रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आए। एंड देन फॉल्स बैक ऑन द बैकग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट। बेटा इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये मैंने थ्रो की, ये यहाँ तक गई और फिर ये यहाँ से वापस आ गई। वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब इनमें से कोई एक क्वांटिटी बढ़े। क्या एम चेंज हो रहा है? नहीं, एम फिक्स है। क्या जी चेंज हो रहा है? हाँ जी चेंज हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नी चेंज नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा हमने अर्थ से रिस्पेक्ट में नहीं फेंक दी है कि वो जी का इतना इफेक्ट पड़े। तो हमारा जो यू चेंज होगा वो किसके कारण होगा? एच के। तो यू इज प्रोपोर्शनल टू एच व्हेन एम एंड जी आर कांस्टेंट। तो जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा यू, मतलब मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम यू। अब बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट पर आपकी जो होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है? ए रबर बॉल ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाइट, 20 रबर बॉल ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर हाइट, 20 मीटर और 24 मीटर हाइट से एक रबर बॉल ड्रॉप की जाती है, लॉस इट्स एनर्जी बाई 25%, विच इट व्हाट हाइट इट वुड रीबाउंस। मतलब 25% वो एनर्जी लॉस कर देती है, तो कितनी मीटर ये दोबारा उठेगी। बेटा वो सीधे सीधे बोल रहा है इस जो टक्कर में 25% एनर्जी इसने रिड्यूस कर दी। 25% को बेटा मैं बोल सकता हूँ 1/4 एनर्जी इसने रिड्यूस कर दी। तो अब जब रिड्यूस 1/4 कर दी इसे टक्कर में, तो रह कितनी गई होगी बेटा? 3/4 एनर्जी ऑफ टोटल। तो 3/4 एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या थी? एम जी इंटू 24, यही जो टोटल एनर्जी थी ये बेटा रह गई। अब 3/4 एनर्जी बची, मतलब मैं 3/4 को क्या लिख सकता हूँ? नई हाइट सपोज एस तक जाती है, उस एनर्जी से नई हाइट एस तक जाती है। एम जी तो पहले भी थे, माँ जी से माँ जी कैंसिल हो गई, तो 6 चौके 4 छक 24, तो एच डैश इक्वल्स टू 18। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको बोला हुआ है कि 1/4 एनर्जी रिड्यूस कर देता है तो 3/4 एनर्जी वापस वो उठने में लेगा। तो 3/4 को मैंने इक्वल कर दिया एम जी डैश से और आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा थे अब तक के पोटेंशियल एनर्जी पर आए हुए क्वेश्चन। बस एम जी एच से क्वेश्चन आगे पीछे नहीं गए, सिंपल एम जी एच पर आपके क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग क्या होता है बेटा? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स इन स्प्रिंग, और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर ऑन दी स्प्रिंग। बस इन्हीं दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला बोला हुआ है बेटा, अच्छा इस वाला जो ये वाले जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एनडीए के नहीं है, लेकिन एनडीए के लेवल के हमने क्वेश्चन लिए। फिलहाल एनडीए पे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन अब सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमें इसको करना होगा, शायद फ्यूचर में कभी आ जाए। तो बोला हुआ है ए स्प्रिंग विद ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 250 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू मुझे मिल गई 250 न्यूटन पर मीटर, हैज ए लेंथ ऑफ 25 मीटर इन रेस्ट, लेंथ आधा मीटर है उसकी रेस्ट में। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन नीडेड टू स्प्रिंग स्ट्रेच 0.75, कितना मैं फोर्स लगाऊं कि इसकी जो लेंथ हो जाए वो 7.5 आ जाए। तो जो लेंथ बेटा मुझे निकालनी है वो कितनी करनी है? लेंथ 7.5 करनी है। अब बस कुछ जैसे हमने रिवीजन में वाला बताया था, ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है एफ इक्वल्स टू के एक्स, इसमें थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान से चलना होगा। एक्स क्या है? वो जो हम कितना खींच रहे हैं, कितनी उसमें स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे सपोज दैट
यहाँ से ये पहले 1 मीटर का था, अब मैंने खींच के इसको 2 मीटर, मैंने इसको खींच के 3 मीटर कर दिया सपोज, तो बेटा इसमें टोटल जो स्ट्रेच हो गया वो कितना हो गया, 2 मीटर और एडिशनली एच हो गया ना। तो मैं फोर्स क्या लिखूंगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू 2। जैसे हमने रिवीजन वाले में भी बताया था कि ये जो एक्स होता है वो चेंज इन लेंथ होता है, या हमने कितनी लेंथ बढ़ाई है या कम करी है। तो बेटा लेंथ का डेल्टा एल, या हम बोल सकते हैं डेल्टा एल। तो जो फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, 250 न्यूटन पर मीटर इंटू डेल्टा एल 0.75 अब हो गया, 0.5 पहले था तो टेंजेंट लेंथ मैंने निकाल ली, इंटू मीटर, मीटर से मीटर बेटा कैंसिल आउट हो गया, 250 इंटू ये आ जाएगा 25, मतलब 6.25 न्यूटन मीटर। तो ये बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कई बार लोग डायरेक्ट के इंटू ये कर देते हैं या के इंटू ये कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। हमें ये डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा एल या टोटल खिंचाव जो है वो ये एक्स है, उसके फॉर्मेट में हमें रखना है। तो ये तो रही बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको नेक्स्ट बोला हुआ है कि ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट दिस वन 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। मतलब अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से उसने 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया बेटा, मतलब ये मेरा एक्स आ गया। अनस्ट्रेच्ड सपोज 2 होगा, तो अब उसने 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया, मतलब 7 कर दिया। उसमें बोला हुआ है कि अनस्ट्रेच से 5 सेंटी, तो ये डायरेक्ट मुझे एक्स दे दिया। देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच फर्दर अनदर 5 सेंटीमीटर। तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा कि दोबारा 5 सेंटीमीटर इसमें और बढ़ जाए, मतलब दोबारा 5 सेंटीमीटर मुझे और इसमें बढ़ाना है। 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन मुझे जो दिया है वो स्ट्रेच्ड ही दिए हैं, तो मुझे x2 भी दोबारा ये दिया है। तो बेटा सिंपल है, इसको हम कैसे करेंगे। अब ये वर्क का क्वेश्चन है बेटा। सिंपल वर्क क्या होता है आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा बाद में आपको पूछा गया है कि कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन क्या होगा। तो बाद वाली जो पोजीशन है माइनस पहले वाली पोजीशन, हाफ के। बेटा बाद वाली पोजीशन में क्या किया मैंने, पहले भी 5 स्ट्रेच किया था, फिर 5 स्ट्रेच किया, मतलब बाद वाली पोजीशन में मैं अगर निकालूं तो हाफ के इंटू टोटल स्ट्रेच कितनी होगी बाद वाली पोजीशन के लिए, 10, 10 का स्क्वायर माइनस बेटा पहली वाली पोजीशन मैंने पहले यहां से यहीं स्ट्रेच किया था, तो वो 5 का स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर में, तो इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर दूंगा मीटर में बनाने के लिए, और के की मैं वैल्यू रख देता हूँ 10⁻3। फिर ये आपका आ गया 1, ये आ गया 1/4, और ये आपका आ जाएगा 74/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में आपको कितना स्ट्रेच्ड हुआ है वो ध्यान रखना होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ये कर लेना था। बस आपको वर्क डन पूछा गया था, तो मैंने फाइनल जो वर्क था उसको इनिशियल में से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल वर्क डन आया वो मेरा कैलकुलेट हो गया। बाकी बेटा जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, आप खुद उन्हें ट्राई करें तो खुद आप कर लेंगे। जैसे 2 स्प्रिंग है, सेम कांस्टेंट K1 K2 एंड K1 इज ग्रेटर देन, तो वर्क इसमें ज़्यादा, तो बेटा वर्क जो होता है वो K के प्रोपोर्शनली होता है, तो वर्क भी जिसका K ज़्यादा होगा उसी में हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बेटा चलते हैं पावर की तरफ। पावर में एनडीए के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर होती क्या है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन मेरा F इंटू एस अपॉन टी होता है, या मैं कहूँ कि F एस अपॉन टी कॉस थीटा, या मैं कहूँ कि F इंटू वी कॉस थीटा, या मैं कहूँ कि F इंटू वी वेक्टर। ये सारे वर्क डन के फॉर्मूले आ गए। क्वेश्चन बेटा पहले पूछा हुआ है, द पावर आउटपुट ऑफ मशीन दैट लिफ्ट 60 kg वेट थ्रू द हाइट ऑफ 20 मीटर इन 1 मिनट। 60 kg वेट को वो 1 मिनट लेती है 20 मीटर की हाइट तक पहुंचाने में, तो उसमें उस मशीन का आपको पावर आउटपुट
बताना है। तो पावर क्या होती है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन या मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, वर्क डन क्या होता है आपको, जो वर्क एनर्जी पावर से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि लिफ्ट कर रही तो पोटेंशियल एनर्जी का रोल है अपॉन टी। अब पोटेंशियल एनर्जी में रख दूंगा एम जी एच, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टी। तो फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, एम जी, एम आपको दिया हुआ है जी 9.8 और मीटर आपको क्या दिया हुआ है 20 मीटर अपॉन टी, सेकेंड में रख दूंगा और माइनस जीरो क्योंकि स्टार्टिंग से ले रही है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 1960 वाट या 1.96 किलो वाट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, बस आपको सिंपल उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एनडीए का। व्हाट वुड बी द पावर ऑफ इंजन विच सप्लाइज 18 किलो जूल एनर्जी पर मिनट। बेटा इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, आपको यू या एनर्जी आपको सिंपल दे ही दी है 18 किलो जूल। अब पावर पूछ रहा है तो 18 किलो जूल 1 मिनट में देता है तो 1 सेकंड में बेटा कितना देगा, 18 इंटू 10 अपॉन 60 मतलब 300 वाट। तो पावर कुछ नहीं होती है, बस वर्क डन अपॉन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो कितने काम कर रहा है तो उसको आपको टी में फाइंड करना होता है, उतने वो वॉट उसकी पावर हो जाएगी। तो ये तो बेटा थे पावर के क्वेश्चन। पावर के क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा नहीं आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप हमारे नोट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा चलिए एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। एक ये क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन बोला हुआ है ए 80 kg मैन रन्स अप ए स्टारकास्ट ऑफ 40 मीटर इन 8 सेकेंड। 80 किलो का एक आदमी है, वो 4 मीटर की स्टारकास्ट 8 सेकेंड में कर रहा है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 10, जी का वैल्यू आपको 10 दिया है, तो एवरेज पावर आउटपुट क्या होगा। बेटा फिर सेम एवरेज पावर आउटपुट पूछा है, मैं वर्क डन अपॉन टाइम कर दूंगा। वर्क डन क्या हो रहा है मेरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है तो एम जी एच कर दूंगा। एम आपको दिया हुआ है, जी आपको 10 दिया हुआ है, एच आपको बेटा यहाँ पर दिया हुआ है 40 मीटर अपॉन टी मेरा दिया हुआ है बेटा 8 सेकेंड। आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें 400 वाट, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए में। खैर ये तो मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन अगर आप एनडीए क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिर्फ W अपॉन टी ही करना था। तो बाकी क्वेश्चन एक दो और रह गए बेटा, आप खुद के प्रैक्टिस के लिए हमने दिए हुए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें और खुद उस क्वेश्चन को समझें। तो बेटा ये वाला था ट्रिक लेक्चर वर्क पावर एनर्जी। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्क आपको निकालना आना चाहिए F इंटू एस, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और P में आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के एक्स और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और फोर्स के एक्स और बेटा पावर। बस आपका वर्क पावर एनर्जी यहीं फिनिश होता है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आप इतने करके ही सारे एनडीए क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।